Welcome to PSU HR Simplified. Here, I will try to cover each and every topic of HRM in a very simple and exam-oriented manner so that it becomes easier for you all to understand and revise. ये video specifically will be useful for UGC NET preparation, Code 55, and the explanations will be aligned accordingly. So इसके साथ साथ आने वाली वीडियोस में हम PSU HR एग्जाम जैसे कि HPCL, DSSP इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, CIL और एनी अदर PSU HR एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करेंगे और उनके लिए भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी. एंड आज की वीडियो के लिए एज यू ऑलरेडी नो कि जो यूजीसी नेट का है उसका एक क्लियर पैटर्न चलता है कि अगर आपने PYQs प्रॉपरली कर लिए हैं लाइक विद कंसेप्ट क्लैरिटी तो आप एग्जाम क्लियर करने के बहुत ही क्लोज हो जाते हो. सो आज से हम स्टार्ट करेंगे यूजीसी नेट HRM कोड 55 की PYQ सीरीज जिसमें विल टॉक अबाउट ऑल द कंसेप्ट्स एंड विद डिटेल एक्सप्लेनेशन. तो लेट्स स्टार्ट. अगर आप जेन्युइनली सीरियस हैं अपनी प्रिपरेशन को लेके, this will be all these videos will be for free, so you can start learning with us. So let's begin with December 2025 PYQ. ये हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है. तो यहाँ पे हमारे कुछ आर्टिकल्स की बात हो रही है, आर्टिकल 47, आर्टिकल 41, 42, 43. तो बिफोर गोइंग इनटू दिस, अभी मैं आपको ऐसे आर्टिकल्स बताऊंगी जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं किसी भी PSU एग्जाम में या अपने UGC नेट HRM में. सो वी हैव these आर्टिकल्स लाइक फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं. आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बिल्कुल शॉर्ट में लिखे हैं. तो जैसे कि ये जो पर्टिकुलर ये फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, ये DPSPs दे रखे हैं, इनमें से और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे ये आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर एंड प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर. उसके बाद में हमारे सोशल सिक्योरिटी एंड वर्क कंडीशंस के भी आ जाते हैं और ये DPSPs जो वेलफेयर स्टेट के लिए हैं. ये चारों जो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं ये हमारे DSSB इंस्पेक्टिंग ऑफिसर एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं, मतलब अपने, ठीक है, आता है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही है. और साथ ही साथ में UGC नेट HRM में भी इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. तो ये आप ध्यान रखिए कि इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि दैट कुछ फंडामेंटल राइट है 14 से लेके 21 में वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वलिटी राइट्स, ठीक है, कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है. देन आर्टिकल 15(3) में वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. आर्टिकल 16 में हम बात कर रहे हैं कि जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया डाला है, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है हर एक इंसान को. 19(1)(c), ये बहुत इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है अपने लिए कि ये हमें ये बोलता है कि हम कोई भी तरीके की एसोसिएशन बना सकते हैं, कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, यानी कि हम कोई भी तरीके की एक ट्रेड यूनियन फॉर्म कर सकते हैं. आर्टिकल 21 हमें देता है राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड. मेन अपने आ जाते हैं लेबर प्रोटेक्शन के अंदर आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24. आर्टिकल 23 बात करता है हमारे यहाँ पे फोर्स लेबर की, फोर्स लेबर की बात करता है आर्टिकल 23. एंड आर्टिकल 24 बात करता है हमारे यहाँ पे चाइल्ड लेबर के प्रोहिबिशन के लिए. देन इसके बाद में वी हैव रिलेटेड टू वेलफेयर, दैट इज आर्टिकल 38 कि ये हमारे यहाँ पे सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस प्रमोट करता है. आर्टिकल 39D इज फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन आर्टिकल 39E प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स हेल्थ. देन जो अभी आपने PYQ में देखे ये वाले आर्टिकल्स देखे थे, दैट इज आर्टिकल 41. आर्टिकल 41 हमें क्या बोलता है कि दैट यू हैव द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड फॉर द पब्लिक असिस्टेंस, ठीक है. ये आपको ये बोल रहा है कि आपके पास सोशल सिक्योरिटी का भी राइट है, वर्क का भी राइट है. देन आर्टिकल 42 क्या बात कर रहा है, यहाँ पे आर्टिकल 42 जब भी कभी आ जाए जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस एंड मैटरनिटी लीव की रिलीफ की जो बात करे, दैट इज आर्टिकल 42. देन आर्टिकल 43 हमारे यहाँ पे लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात कर रहा है. 43 is also very important that it talks about worker participation in management, and 47 it is related to the improvement of public health. Now coming to the question, we have प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ. ये अभी हमने बात करी कि यहाँ पे जब भी प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क और मैटरनिटी रिलीफ आ जाता है, देन विल से आर्टिकल 42, ये हमें याद रखना है. Then duty of the state to raise the level of nutrition and the standard of living and to promote public health. जहाँ पे भी public health की बात आ जाती है,
ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि स्टेट की एक ड्यूटी है कि वो एक रेज करे लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और एक ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाए और साथ ही साथ में पब्लिक हेल्थ प्रमोट करे। तो जब ये बात आ जाएगी तो पब्लिक हेल्थ की बात आ जाए तो आर्टिकल 47। देन वी हैव राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। ये अभी हमने पढ़ा कि जहाँ पे भी हमें राइट टू वर्क की बात हो या एजुकेशन की बात हो या पब्लिक असिस्टेंस की बात हो, ये हमारा हो जाएगा आर्टिकल 41। देन लिविंग वेज की बात हुई किसकी, आर्टिकल 43। तो हम इसको इस तरीके से मैच कर देंगे, इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर होगा 3, दैट इज ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास सेम उसी टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन है कि दैट वी हैव टू मैच। तो अब जैसे यहाँ पे वी कैन सी एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, सो मैं यहाँ पे आपको ईयर भी बताती जाऊंगी सो दैट आपका रिवीजन होता रहे मेनली। तो जैसे एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923, उसका सेक्शन 10 क्या कहता है। अब इसमें ये अगर आप चाहें तो आई कैन मेक वीडियोस फॉर बेयर एक्ट का भी एक्सप्लेनेशन का मैं वीडियो बना सकती हूँ, अगर आप लोग बोलेंगे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा हम यहाँ बात कर रहे हैं एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 के सेक्शन 10 की। तो ये हमेशा हमें याद रखना है कि ये बात करता है नोटिस एंड क्लेम के बारे में। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद रख सकते हो, कंपनसेशन एम्प्लॉय के बारे में, एम्प्लॉय को कंपनसेशन मिलता है, कुछ इंजरी हो गई, डिसेबलमेंट हो गई, डेथ हो, मतलब उस केस में मिलता है, ये आपको पता ही होगा। तो जब कभी भी अपना इंजरी का केस होता है तो उसमें हम सबसे पहले नोटिस देते हैं, देन कंपनसेशन क्लेम देते हैं, इस तरीके से यू कैन रिमेंबर इट। तो सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट नोटिस एंड क्लेम। देन वी हैव पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 सेक्शन 13A। ये क्या बात करता है, ये बात करता है मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड। देन मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इसका सेक्शन 11 क्या बात करता है, इसका सेक्शन 11 बोलता है कि भैया हमें ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेजेस जो है दैट इज टू बी पेड इन काइंड। ये कौन सा सेक्शन बोलता है, सेक्शन 11 बोलता है। देन वी हैव ईपीएफ एक्ट, ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट रहता है ये अपना 1952, इसका सेक्शन 7A बात करता है कि आपके यहाँ पे इंक्वायरी या डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूज जो भी रहते हैं, तो क्लेम एप्लीकेशंस फॉर एजुकेशन फ्रॉम वेजेस, क्या क्लेम हुआ है क्या नहीं हुआ है। इट टॉक्स अबाउट ऑल द इंक्वायरी, और कोई डेट कि कोई ड्यू रह गया है, कुछ रह गया है, तो इस तरीके से बात होती है। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन अपन को देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे हम बात करते हैं कि किस सेक्शन को उसके प्रोविजंस के साथ में जोड़ना है। इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि टू बी बेनिफिशियरी ऑफ द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स regulations of employment and conditions of service act 1996, the building worker। तो जब भी पहली बात तो अपन को यहाँ पे इस एक्ट की बात हो रही है जब, और इसमें क्या बात कर रहे हैं, बिल्डिंग वर्कर की बात कर रहे हैं। बिल्डिंग वर्कर में किस चीज की बात कर रहे हैं कि अगर हमें उसका एक बेनिफिशियरी रखना है, तो ये दो क्राइटेरिया आपको हमेशा याद रखने हैं कि अगर बेनिफिशियरी की बात हो रही है BOCW एक्ट के अंदर, तो दो कंडीशन अपन को फुलफिल करनी है, दैट इज कि वो 18 ईयर्स एज से लेके 60 ईयर्स एज तक होना चाहिए, 18 ईयर्स एज से लेके 16 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए। दूसरा, काम की बात करें तो मिनिमम 90 डेज होने चाहिए लास्ट 12 मंथ्स में, मिनिमम 90 डेज होने चाहिए लास्ट 12 मंथ्स में। तो अब अपनी दो क्राइटेरिया हो गए कि एज होनी चाहिए 18 to 60, दूसरा होता है मिनिमम 90 डेज होने चाहिए इन लास्ट 12 मंथ्स। तो हम अब ऑप्शंस को पढ़ते हैं। should have completed 18 years of age, yes this is correct, 18 years of age to 60 होता है, करेक्ट है। then should not have completed 58, अब यहाँ पे maximum we have 60 है ना, तो यहाँ पे ये should not have completed, तो ये अपना wrong हो गया। then we have should not have completed 60 years of age, यहाँ पे ये 60 years maximum limit है तो ये correct हो गया। then we have should have been engaged in any building or other construction work for not less than 90 days, minimum 90 days का criteria बताया मैंने, proceeding 12 months, this is also correct। then should have completed 16 years of age, नहीं, हमारा minimum criteria 18 years of age है, तो यहाँ पे हमारा A C D correct हो गया है, that is option number 1। नाउ का नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि
The offices of welfare commissions that are responsible for providing welfare services to workers employed in mica, limestone, iron ore, manganese, chrome ore mines, and in BD and cinema industries have their offices at. तो यहाँ पे उनने बोला है कि अपने वेलफेयर कमीशंस की जब बात हो जाए, ऑफिसेज की बात हो रही है यहाँ पे कि भैया मीका, लाइमस्टोन, इन सब के जो ऑफिसेज हैं वो कहाँ पे हैं। तो इस क्वेश्चन में जैसे आपको ये याद रख सकते हो, जैसे जो अजमेर है, मतलब बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि एकदम से याद नहीं रहेगा, बट आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो अजमेर है वहाँ पे मीका माइंस है, बेंगलुरु में आयरन ओर माइंस हैं या माइनिंग का काम होता है, ये दोनों तो मतलब करेक्ट हो ही गए। देन वी हैव कोलकाता। कोलकाता में बीड़ी सिनेमा का काम होता है, ईस्टर्न रीजन है, झारखंड में होता है अपना माइनिंग बेल्ट का काम होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सिर्फ बी एंड सी ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट अरेंज द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 एज पर देयर सेक्शंस। ओके, सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा इसके सेक्शंस के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अब देखिए, जैसे इसमें अपने को प्रोविजंस दे दिए हैं, सो अगर हम इसको हमें अरेंज करना है तो वी नीड टू नो द सेक्शंस। हमें सेक्शंस जब तक पता नहीं होंगे तो हम इसको अरेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए सेक्शंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट्स ट्राई कि किसका क्या सेक्शन है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स अपना आता है सेक्शन नंबर 7 में। ठीक है, सेक्शन नंबर 7 में आता है अपना डेट ऑफ ऑपरेशन। देन वी हैव सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, ये आता है अपना सेक्शन नंबर 5। section number 5, then register of standing orders, that is section number 8। registration हमारा जो register करते हैं हम standing orders का। then display of standing orders is 9, section number 9, and duration and modification is section number 10। so अब आप इसको लगा लो कि that 5, 7, 8, 9 and 10। so इसका अपना ऑप्शन हो जाएगा बी, ए, सी, डी, ई, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके लिए ड्रॉप कर दिया गया था ये आंसर की में, इसीलिए ऑप्शंस गलत थे। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा बी, सी, बी, ए, सी, डी, ई, बी, ए, सी, डी, ई। इसमें अपना ऑप्शन नहीं है बी, ए, बी, ए, सी यहाँ अपन कर देते हैं बी, ए, सी, डी, ई। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट थर्ड नंबर का। तो ये अपन को याद रखना है। इसको कैसे याद रख सकते हो आप लोग? इसको ऐसे याद रख सकते हो कि सबसे पहले अपना, नॉर्मली भी आप ऐसे इसको लगाना चाहो बिना सेक्शन, आपको पता नहीं है कि सेक्शन कौन सा है, तब भी आप लगा सकते हो। सबसे पहले यार क्या होगा, यार सर्टिफिकेशन ही होगा स्टैंडिंग ऑर्डर का। लागू तो कर नहीं देंगे जब तक सर्टिफाइड नहीं होती कोई चीज़, अपन कुछ नहीं कर सकते उसका। सबसे पहले सर्टिफिकेशन होगा, देन उसके बाद में अपन डेट ऑफ ऑपरेशन बताएंगे ना कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स की डेट ऑफ ऑपरेशन क्या है, कब क्या करना है। उसके बाद अपन रजिस्टर करेंगे, देन डिस्प्ले करेंगे, एंड देन उसके बाद जब इम्प्लीमेंट हो जाती है कोई भी चीज़, तभी उसके बाद जाके मॉडिफाई होती है या उसका ड्यूरेशन बताते हैं। तो इस तरीके से भी बिना सेक्शन जाने भी, इफ़ यू ट्राई योर बेस्ट कि उसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाके अपन सॉल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 56। अब इसमें अपने पास में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं यूजीसी नेट एचआरएम में कि दैट आपको असर्शन दे दिया गया है और रीजन बताना होता है। इसमें आपके पास में ऐसा हो सकता है कि इस तरीके के ऑप्शन दिए हैं कि बोथ ए और आर, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और जो अपना रीजन है वो सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है, इस तरीके से आपको जवाब देना होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको ये पढ़ना है और फिर ये देखना है कि इससे रिलेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। कर पा रहा है तो क्या ये एग्जैक्टली उसको एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो फर्स्ट हमारे पास असर्शन दे रखी है, पीसीएन, पेरेंट कंट्री नेशनल, आर द बेस्ट पीपल फॉर असाइनमेंट बिकॉज ऑफ स्पेशल स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस। पेरेंट कंट्री नेशनल वो होते हैं जिनका बेसिकली जो ऐसे एम्प्लॉयज जो हेडक्वार्टर के थ्रू आए हैं। मान लो कि अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है और उस कंपनी का बंदा वो भेज रहे हैं ब्राज़ील में काम करने के लिए, तो वो अमेरिका का बंदा जा रहा है ना, हेडक्वार्टर जो है वो अमेरिका का है, तो वो जो पर्सन जाएगा वहां पे वो पेरेंट कंट्री नेशनल कहलाएगा। तो उन लोग को तभी भेजते हैं जब स्पेशल स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस हो।
क्यों? क्योंकि उनको कंपनी के कल्चर के बारे में पता है, पॉलिसीज के बारे में पता है, टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, तो उनको यूज किया जाता है। तो इसीलिए ये तो करेक्ट हो गया, अपना असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ रीजन पे अगर हम आते हैं कि दैट पेरेंट कंट्री नेशनल्स में हैव डिफिकल्टी in exercising effective control over the subsidiaries operation। अब इसके अकॉर्डिंग अपना ये क्या बोल रहा है कि पीसीएम को अपने इधर दिक्कत आती है, डिफिकल्टी फेस करने में। लेकिन ये मिसलीडिंग है। मिसलीडिंग इन द सेंस क्यों है? क्योंकि ज़्यादा दिक्कत आती है एचसीएच को, दैट इज होस्ट कंट्री नेशनल्स को दिक्कत आती है अपने सब्सिडरी ऑपरेशंस को। ये जो बंदा ये जो पर्सन ये लोग भेजते हैं पीसीएन, पेरेंट कंट्री नेशनल, ये ऑलरेडी स्पेशल है, स्किल्ड पर्सन रहता है। ठीक है, तो अब इसके बाद में इससे इसका अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि दैट ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। Then we have question number 57, which one is not an element of directing। अच्छा, इसमें आपको ये याद रखना है कि एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग सिर्फ 4 होते हैं, ओनली 4। अब ये कौन से होते हैं? सुपरविजन होता है, मोटिवेशन होता है, लीडरशिप होता है। फोर्थ आप बताओ कौन सा होता है? फोर्थ होता है अपना कम्युनिकेशन। फोर्थ होता है अपना कम्युनिकेशन। तो ये अपन को याद रखना है कि एलिमेंट्स जो हैं अपने डायरेक्टिंग के, वो सिर्फ 4 होते हैं, दैट इज सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि क्या है। ये भी फिर उसी तरीके से असर्शन एंड रीजन के ऊपर है, असर्शन एंड रीजन के ऊपर है। तो पहले हम असर्शन पढ़ते हैं दैट वर्कर्स एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू मिनिमम वेजेस एज पर द मिनिमम वेजेस एक्ट। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ये अपन को पता है कि कोई भी वर्कर हो वो तो एंटाइटल्ड है ही मिनिमम वेजेस के। मिनिमम वेजेस एक्ट आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, इतना आपको पढ़ एक्ट का नाम सुन के पता है, और अगर आपने पढ़ा है तो यू नो कि दैट a worker is entitled to minimum wages as per the minimum wages act 1948। तो ये तो पूरा का पूरा फॉल्स हो गया अपना, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर आता है या नहीं आता है, इफ वर्कर है तो उसको मिनिमम वेजेस मिलेंगे ही मिलेंगे। देन इसके बाद में हमारा रीजन है दैट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज लाइबल टू इंश्योर पेमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेजेस। बिल्कुल करेक्ट है। ये चीज हमेशा याद रखना है कि इफ अगर कॉन्ट्रैक्टर जिसने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को अपॉइंट कर रखा है या उसके थ्रू हम कर रहे हैं, उस सोसाइटी के थ्रू कर रहे हैं, अगर वो पे नहीं करता है तो जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लायबल होगी उनको पेमेंट करने के। तो ये हमेशा याद रखना है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर फेल होएगा तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को ही पे करना है। तो अपना जो ऑप्शन नंबर 4 है करेक्ट हो गया कि दैट ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में वी हैव components of the construct achievement motivation have been identified by Cassidy and Lin 1989। Okay, before solving this question, I have made this one कि आपको components पता होने चाहिए कि क्या है construct achievement motivation के, जो कि Cassidy and Lin ने बनाए थे। We have this, ये ये आपको देखना है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंस्ट्रक्ट अचीवमेंट मोटिवेशन। ये इसको नॉर्मल याद रख लो कि अगर हम अचीवमेंट मोटिवेशन की बात कर रहे हैं उसमें हमारे वर्क एथिक्स आ जाएंगे, एक्विजिटिवनेस आ जाएगी कि भैया आपके अंदर डिजायर कितनी है टू पोजेस, ठीक है, एंड टू एक्यूमुलेट। Then we have competitiveness, pursuit of excellence and status aspirations and mastery। ये अपने 6 आप याद रख सकते हो कंपोनेंट्स रहेंगे। इसके अकॉर्डिंग विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो वर्क एथिक्स है अपने पास, एक्विजिटिवनेस भी है, ये भी हो गया, ठीक है। देन वी हैव मास्टरी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, ये भी करेक्ट है। देन वी हैव स्टेटस, एस्पिरेशन, परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस, ये भी करेक्ट है। डू वी हैव अफोर्डेबिलिटी एंड अप्रोचेबल, नहीं ये नहीं है। एग्जिस्टेंस नहीं है। एग्जिस्टेंस किसके अंदर आता है? अपनी ईआरजी थ्योरी में आता है, जो कि एल्डरफर ने दी थी। वो ईआरजी थ्योरी एग्जिस्टेंस रिलेटेड ग्रोथ की थ्योरी में आता है, तो ये इसका मोटिवेशन का, इस मोटिवेशन थ्योरी का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। वर्क एथिक्स, mastery, competitiveness, status, aspiration, pursuit of excellence and acquisitiveness is the correct answer. Okay, next question, marginal productivity theory of wages is based on the following assumptions such as,
ओके, इसको इसको समझने के लिए दैट यू नीड टू नो कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी अपन इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हैं। इसमें आपको ये याद रखना है कि जब वेजेस की बात हो रही है यहाँ पे इस थ्योरी को ये बोला जाता है कि जो वेजेस हैं वो इक्वल है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के इक्वल है वेजेस। ठीक है, अब इसके अंदर हम ऑप्शंस चेक करते हैं कि इसके अजम्पशन में क्या देखा है। दैट फर्स्ट ऑप्शन इज होमोजेनिटी ऑफ लेबर। ठीक है, हम यही मान के चलते हैं इस थ्योरी के अंदर, ये करेक्ट है बिल्कुल। हम ये मान के चलते हैं कि सारे वर्कर्स की सेम एफिशिएंसी है, सभी वर्कर्स की सेम एफिशिएंसी है। देन वी हैव लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, गलत हो गया। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न होता तो ये करेक्ट हो जाता। हम यहाँ पे जब मार्जिनल थ्योरी की बात करते हैं तो हमेशा डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात करते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स की बात नहीं करते हैं। तो होमोजेनिटी में हो गया क्योंकि हम सेम एफिशिएंसी मानते हैं, यहाँ इंक्रीजिंग रिटर्न्स है तो ये गलत हो गया। देन वी हैव मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपन को पता ही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अपना जो लेबर है उसको मोबिलिटी दी है, बिल्कुल करेक्ट है। देन एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वेट जो है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है और वो जो है वो परफेक्ट मार्केट में एग्जिस्ट करती है। देन पॉसिबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच अदर, दैट इज अगर लेबर है तो इट कैन बी सब्सटीट्यूटेड विद कैपिटल। तो हमारे पास ए सी डी एंड ई, जो हमारा है ए सी डी ई, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 61 आगे। मैच द फॉलोइंग है हमारे पास में, लेबर एक्ट दे रखी है एंड एप्लीकेबिलिटी दे रखी है। ये आपको हमेशा याद रखनी है एप्लीकेबिलिटी। बहुत देखो, जैसे ये जब भी कहीं आ जाए विदाउट और विद द एड ऑफ पावर, वी नो दैट इट इज फैक्ट्रीज एक्ट। अच्छा, अब ये फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो अभी न्यू लेबर कोड आया है उसके अंतर्गत फैक्ट्री में यहाँ पे ये चेंज हो चुका है, फैक्ट्री में ये चेंज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे विदाउट एड द पावर 20 है, वहां पे 40 हो चुका है विदाउट एड ऑफ पावर। देन वी हैव फैक्ट्रीज एक्ट का हमें पता है 20 और मोर विदाउट द एड ऑफ पावर। देन वी हैव इसमें 10 नॉर्मल रहते हैं और विद द एड ऑफ पावर एंड विदाउट द एड ऑफ पावर। देन वी हैव इंटरस्टेट माइग्रेशन एक्ट 1979। इंटरस्टेट माइग्रेशन एक्ट क्या बोलता है अपना, कि इसमें अपने होते हैं सिर्फ ये, नॉर्मली अगर याद रखना हो तो ये याद रख सकते हो कि इसके अंदर 5 और मोर रहते हैं। देन BOCW है अपना एक्ट, BOCW 10 और मोर रहते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में अपन याद रख सकते हैं कि 20 और मोर रहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी मैच द फॉलोइंग है। इसमें आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे बात हो रही है यूनियंस के बारे में। तो ये कुछ जनरलाइज फीचर्स दे रखे हैं, विल ट्राई कि हम इसको किस तरीके से, अगर हम इस तरीके का क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करके गए हैं तो इसे किस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। एंटरप्राइज यूनियंस, ओके, अपन ये नहीं पढ़ते हैं, पहले हम यहाँ पढ़ते हैं कि क्या बात कर रहे हैं। यूनियंस ऑफ वर्कर्स कटिंग अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ ऑक्यूपेशन और इंडस्ट्रीज, यहाँ पे बात कर रहे हैं ऐसे वर्कर्स की यूनियन को जो अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहे हैं ऑक्यूपेशन की या इंडस्ट्री की। ठीक है, यहाँ पे हमें बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा है, यहाँ पे ऑक्यूपेशन इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। दैट अभी आगे फिर इसमें हम देखते हैं कि क्या है। यूनियंस आर फेडरेशन विच ग्रुप वर्कर्स यूनियन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली विद अ व्यू टू कोऑर्डिनेट देम। ठीक है, यहाँ पे यूनियंस ऐसी फेडरेशन हैं जो यूनियंस एक तरीके से उनने ग्रुप बना लिया है, या तो वर्टिकली बना लिया है या हॉरिजॉन्टली बना लिया है, ताकि उनसे कोऑर्डिनेट किया जा सके, ठीक है। थर्ड बोल रहा है यूजुअली विद नो रेजिस्टेंस फ्रॉम ईदर द एम्प्लॉयर और द स्टेट। ऐसी यूनियन जिनको कहीं से भी कोई रेजिस्टेंस ही नहीं आ रहा, ना ही एम्प्लॉयर की साइड से आ रहा है ना ही स्टेट की साइड से आ रहा है। फोर्थ है यूनियंस ऑफ वर्कर, यूनियंस ऑफ वर्कर ऑर्गेनाइज इन अ सिंगल सेक्टर इंडस्ट्री और बियॉन्ड द इंडस्ट्री सेक्टर। ऐसी यूनियन की बात कर रहे हैं जो एक सिंगल सेक्टर इंडस्ट्री में है या और बियॉन्ड द इंडस्ट्री सेक्टर है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटरप्राइज यूनियन, जनरल यूनियंस, ऑक्यूपेशनल यूनियंस एंड टेरिटोरियल यूनियंस। अब एंटरप्राइज यूनियंस, इसको पढ़ के हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि
एंटरप्राइज यूनियन क्या हो सकता है अपना, यही हो सकता है यूजुअली विद नो रेजिस्टेंस। ना ही एम्प्लॉयर से कोई दिक्कत है इनको, ना ही रेजिस्टेंस है, ना ही स्टेट से कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये हमें पता है कि यही होगा। ठीक है, यही होगा, हमें ये पता है। तो एंटरप्राइज यूनियन हो गई यूजुअली विद नो रेजिस्टेंस फ्रॉम ईदर द एम्प्लॉयर और द स्टेट। देन वी हैव जनरल यूनियंस, ये हमारी ये वाली यूनियंस हो गई। अब आप अगर कुछ लोग बोलें कि यार ये C1 क्यों नहीं है, क्योंकि सी जो है यहाँ पे ऑक्यूपेशनल यूनियंस की बात हो रही है। यहाँ पे जो हमारे सिंगल सेक्टर इंडस्ट्री और बियॉन्ड इंडस्ट्री सेक्टर्स होते हैं, वहाँ पे हमारी ऑक्यूपेशनल यूनियंस बात करती हैं। और जो नॉर्मली अपने बाउंड्रीज के बाहर जाती हैं वो जनरल यूनियंस ही कहलाती हैं कि हमारी ये दिक्कत आ रही है, कोई भी अपनी बात रखने के लिए जो उनने यूनियन बनाई है, तो दैट इज जनरल यूनियन। टेरिटोरियल यूनियन वी नो कि हाँ कुछ इनने टेरिटरी फिक्स कर रखी है या ये रीजन फिक्स कर रखा है, तो उनने एक वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कुछ बना रखा है, फॉर्म कर रखे हैं ग्रुप वर्कर्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। Okay, next question is arrange the following steps in the current sequence as per the process of fixation revision of minimum wages under the Minimum Wages Act 1948। Okay, अब इसको ध्यान में रखने के लिए किस तरीके से कर सकते हो कि पहले हम पढ़ते हैं क्या बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हमें इसको अरेंज करना है। ठीक है, गवर्नमेंट पब्लिशेस प्रपोजल्स फॉर वेज फिक्सेशन इन द ऑफिशियल गजट एंड इनवाइट्स ऑब्जेक्शन सजेशन। यहाँ पे बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने ना पब्लिश कर दिया है प्रपोजल ऑफिशियल गजट में कि वेज फिक्सेशन क्या हुई है, और ऑब्जेक्शंस भी ले रहा है और सजेशंस भी ले रहा है। तो ये तो हमें पता है कि हाँ ये दिस इज अ स्टेप, बट ये अभी आपको लगता है कि ये फर्स्ट स्टेप होगा, क्योंकि यहाँ तो पब्लिश ही हो गया है ना, सीधा पब्लिश हो गया ऑफिशियल गजट में, कुछ प्रोसेस ही नहीं हुआ है इसका अभी तक। देन इसके बाद में ठीक है नेक्स्ट पढ़ते हैं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट्स कमिटीज, सब कमिटीज और एडवाइजरी कमिटीज। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो एक कमिटी बनाती है, ठीक है, कमिटीज अपॉइंट करती है, सब कमिटीज अपॉइंट करती है, एंड एडवाइजरी वेजेस, ठीक है, इसके लिए अपनी कमिटीज बनाती है। ठीक है, अपन समझ गए। तो ठीक है, आगे एक बार पढ़ते हैं इसके आगे और क्या है। गवर्नमेंट कंसिडर्स रिपोर्ट और ऑब्जेक्शंस एंड फाइनलाइजेस मिनिमम वेजेस। वो क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट ना रिपोर्ट्स देखती है, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया है कि नहीं किया है, एंड देन उसके बाद में वो फाइनल कर देती है या मिनिमम वेजेस। ठीक है, गवर्नमेंट नोटिफाइज मिनिमम वेजेस इन द ऑफिशियल गजट मेकिंग देम एनफोर्सेबल। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ वो पब्लिश प्रपोजल कर रही थी, है ना, यहाँ उसने प्रपोजल पब्लिश किया था, यहाँ वो क्या कर रही है कि अब वो पूरा नोटिफाई कर देगी कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि ये मिनिमम वेजेस हैं, ये ऑफिशियल गजट में उसने बता दिया कि ये मिनिमम वेजेस हैं, और ये ऑफिशियल गजट में उसने बता दिया। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर इसके बाद में और उसको एनफोर्स भी कर दिया है, विल मेकिंग देम एनफोर्सेबल। तो नेक्स्ट हमारा है मिनिमम वेजेस आर रिव्यूड रिवाइज एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 5 years। ये हमें हमेशा याद रखना है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि मिनिमम वेजेस को कितने इंटरवल में रिवाइज किया जाता है, तो 5 years के अंदर अंदर हमें उसको रिवाइज करना होता है, ये आपको याद रखना है। तो अब इसमें आप मुझे खुद बताइए कि सबसे पहले क्या ही करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, पहले तो कमेटी बनाओगे ना, आप पहले कमेटी बनाओगे, फिर उसके बाद में नोटिस ही निकालोगे। पहले कमेटी बनाओगे, फिर आप पब्लिश करोगे प्रपोजल, फिर आप प्रपोजल बनाओगे, है ना। मैंने कमेटी बनाई, फिर प्रपोजल बनाया, और इसके लिए मैंने मांगा कि भैया किस किस को क्या ऑब्जेक्शन है, क्या सजेशन आप दे दो। तो फर्स्ट पे अपना हो गया बी, फिर हमारा हो गया सेकंड ए। ठीक है, अब उसके बाद अब मैंने नोटिस करा दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, डिसीजन लोगे। ठीक है, तो अब डिसीजन के लिए आप पहले जो ऑब्जेक्शन आए हैं, सजेशन आए हैं, उसको कंसिडर करोगे कि नहीं करोगे, उसको देखोगे आप। ठीक है, तो ये सी नंबर जो हो गया अपना थर्ड हो गया। देन उसके बाद आप लॉ निकालोगे, लॉ निकालोगे तो लॉ अपन निकाल देते हैं, ये डी, ये फोर्थ नंबर का हो गया डी, है ना, लॉ अपन निकालेंगे। ठीक है, हम लॉ निकाल दिया, एनफोर्स भी कर दिया। उसके बाद में वी आर टेलिंग कि हाँ कभी भी इन फ्यूचर ये जब एनफोर्स हो गई हैं, इनको जब भी मुझे रिवाइज करना होगा, नॉट एक्सीडिंग 5 years, वी कैन रिव्यू इट एंड वी कैन रिवाइज इट। एज पर दिस हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है अगेन विद मैच द फॉलोइंग है हमारे पास में। अब इसमें हम बात करते हैं, इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किसने कौन सी अप्रोच दी है, क्या दी है। सो फर्स्ट वी हैव एम्पेरिकल और केस अप्रोच।
ठीक है। ये जो एम्पेरिकल और केस अप्रोच रहती है, ये सबसे पहले आपको याद रखनी है किसने दी है, अर्नेस्ट डेल ने दी है। ये अर्नेस्ट डेल ने दी है, आपको नाम याद रखने की पूरी कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करते रहना है। एम्पेरिकल और केस अप्रोच है, अर्नेस्ट डेल ने दी है, और ये क्या करती है, दैट इज लिमिटेड वैल्यू फॉर डेवलपिंग मैनेजमेंट थ्योरी। इसका वन ऑफ द फीचर इज कि ये एक लिमिटेड वैल्यू प्रोवाइड करती है एक मैनेजमेंट थ्योरी को डेवलप करने के लिए। देन वी हैव इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में अपन को समझ में आ रहा है कि वी टॉक अबाउट पीपल, ठीक है। हम फोकस किस पे कर रहे हैं, लोगों पे फोकस कर रहे हैं, और फंक्शंस पे फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस पे हम फोकस नहीं करते हैं और लोगों पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या ऑप्शन आ जाता है, हमने इंटरपर्सनल अप्रोच में यहाँ पढ़ लेते हैं, इग्नोर्स प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग ऑल द फैक्टर्स, एम्फेसिस ऑन ब्लू क्लॉथ। तो यहाँ पे हम जब ऑब्वियसली लोगों पे कर रहे हैं तो ना ही हम प्लानिंग करेंगे, ना ही ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, ना ही कंट्रोलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी तरह से ये अप्रोच इग्नोर करती है कोई भी तरीके की प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग, क्योंकि ये इंसान लोगों पे, पीपल पे फोकस कर रही है, ना कि कोई फंक्शन पे। देन वी हैव सोशियो टेक्निकल सिस्टम। हाँ, ये किसने दी है, इंटरपर्सनल अप्रोच, वेरी इंपॉर्टेंट, दी है मैरी पार्कर फॉलेट। मैरी पार्कर फॉलेट को आप क्या नाम है, मॉडर्न ऑफ मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट आपसे कभी पूछा जाए तो दैट इज मैरी पार्कर फॉलेट। देन वी हैव सोशो टेक्निकल सिस्टम्स अप्रोच। यहाँ पे हम ऑब्वियसली फोकस करते हैं दैट इज ऑन ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, आप समझ लीजिएगा। सोशो टेक्निकल सिस्टम्स की बात हो रही है। कंटिजेंसी और सिचुएशनल, कि हम किस तरीके की सिचुएशन है, किस तरीके की हम उस कंडीशन में हैं उस टाइम पे, उसके हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं। पर ये एकदम से आती है, वी डोंट नो अबाउट दिस कि आगे जाके क्या होना है, एकदम से सिचुएशन बदल सकती है, कुछ भी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। दैट इज रिलेटेड टू सिचुएशनल अप्रोच, दैट इज वी आर नॉट एबल टू डिटरमाइन ऑल द फैक्टर्स दैट आर रिलेटेड टू एनीथिंग। तो हमारे पास में यहाँ पे डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग ऑल द फैक्टर्स ये अपना हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग व्हाट इज द करेक्ट, ए का टू, ए का टू, then B का 1, B का 1, okay, B का 1, okay, so like third option is correct, C का 4 and D का 3, okay, so option number 3 is correct. Now ये वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, सो आई मेक अदर पार्ट्स। आप कमेंट कर दीजिएगा आपको और कौन से ईयर्स के चाहिए। ये वाला वी विल कंप्लीट इन 2 or 3 पार्ट्स, वी विल ट्राई टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल, सो दैट आप रिविजन आपका चलता रहे, आपकी तैयारी होती रहे। uh, जैसे अभी हम इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 केम इनटू फोर्स ऑन। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 का, वो कब लागू हुआ था। इसे आप हमेशा याद रख सकते हैं अप्रैल फूल डे के जैसे, 1 अप्रैल 1947 में। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। तो अभी हमने ये क्वेश्चंस पढ़ लिए। अच्छा, इसमें हमने मैंने आपको बता दिया था एम्पिरिकल जो है वो है अर्नेस्ट डेल ने की अप्रोच है, इंटरपर्सनल मैरी पार्कर फॉलेट। हाँ, सोशो टेक्निकल का मैं बताना भूल गई थी, ये अपने ट्रिस्ट एंड बैम्फर्थ ने दिया है। इसको, इस नेम को याद रखना इतना ज़रूरी नहीं है, बट हाँ, कंटिजेंसी सिचुएशनल अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको फीडलर ने दिया है। फीडलर, आप इस तरीके से नाम याद रखिएगा। तो ये हमने अभी 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, और आप अगर आपको इस तरीके की और भी वीडियो चाहिए, या आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं, वैसे तो मैं करूंगी ही। तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे पेज के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।